अक्सर आप लोग देखते हैं कॉलेजियम प्रणाली की चर्चाएं होती रहती हैं। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर विवाद भी खड़े होते रहते हैं। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कॉलेजियम प्रणाली क्या है। इस पर हम लोग बात करेंगे, जानेंगे इसके बारे में। और हम लोग देखेंगे कि भारत में कॉलेजियम प्रणाली के प्रमुख लाभ क्या हैं, फायदे क्या हैं, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। और भारत में कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं, उन मुद्दों को भी हम लोग देखेंगे, जानेंगे। भारत में न्यायिक नियुक्तियों में सुधार के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, उन उपायों के बारे में भी जानेंगे, एक सामान्य जानकारी देख लेंगे। और इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो। और जब मैं स्टेट पीसीएस कहता हूं ना, तो सिविल सर्विस की तरह आपके स्टेट में पीसीएस का एग्जाम होता है। एमपी में एमपीपीएससी, बिहार में बीपीएससी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पीसीएस, राजस्थान में राजस्थान पीसीएस, यूपी में आपका यूपी पीसीएस होता है। और यूपी पीसीएससी की, यूपीएससी की बात कर लीजिए, सिविल सर्विस की, तो इन सब में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में। समझ रहे हैं आप लोग। और इसीलिए तो कहता हूं कि अपने एग्जाम के पुराने क्वेश्चंस पेपर और पैटर्न सिलेबस उठाकर देख लिया करिएगा, समझ लिया करिएगा। बात आती है कॉलेजियम प्रणाली क्या है। कॉलेजियम प्रणाली के संदर्भ में, कॉलेजियम प्रणाली भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के तंत्र को संदर्भित करती है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से इसका विकास हुआ है। यही आपसे पूछ लेगा कि कॉलेजियम क्या क्या संविधान में उल्लेख है? बिल्कुल नहीं है, स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसके संगठन की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम, इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय कॉलेजियम, इसका नेतृत्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और इसके 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। न्यायिक नियुक्तियों के लिए संवैधानिक प्रावधान, तो अनुच्छेद 124, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा आवश्यकता अनुसार मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के परामर्श से की जाती है। अनुच्छेद 217, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। सरकार की भूमिका, तो सरकार आपत्ति उठा सकती है, स्पष्टीकरण मांग सकती है। हालांकि यदि कॉलेजियम अपनी अनुशंसाओं को दोहराती है तो सरकार उनका अनुपालन करने के लिए बाध्य है। कॉलेजियम प्रणाली का बहिष्कार, तो प्रथम न्यायाधीश केस, ये 1981 की बात है। तो निर्णय दिया गया कि मुख्य न्यायाधीश के लिए के साथ परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है और न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका को प्राथमिकता दी गई थी इसमें। फिर आप देखिए द्वितीय न्यायाधीश मामला, ये 1993 का है। प्रथम न्यायाधीश मामले को पलट दिया गया, परामर्श को सहमति के रूप में पुनः परिभाषित किया गया और जिससे मुख्य न्यायाधीश को प्राथमिक भूमिका दी गई। कॉलेजियम की अवधारणा प्रस्तुत की गई जिसके तहत मुख्य न्यायाधीश को 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना आवश्यक हो गया। फिर आप देखिए तृतीय न्यायाधीश मामला, ये 1998 का है। मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को शामिल करने के लिए कॉलेजियम का विस्तार किया गया और उन्होंने कहा कि 2 कॉलेजियम सदस्यों की असहमति भी किसी अनुशंसा को रोक सकती है। एक आप देखिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, एनजेएसी, कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के लिए 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से प्रस्तावित किया गया और इसमें शामिल थे मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के 2, या आप देखिए 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, विधि एवं न्याय मंत्री, 2 प्रख्यात विशिष्ट व्यक्ति। और वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक स्वतंत्रता और संविधान की आधारभूत संरचना के उल्लंघन का हवाला देते हुए इसे रद्द कर दिया था। प्रक्रिया ज्ञापन, तो आप देखिए यह न्यायिक नियुक्तियों के लिए प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करने वाला एक कार्य ढांचा है और जिसे सरकार और न्यायपालिका द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है। ये आप देखिए पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वर्ष 2015 में संशोधित एमओपी की मांग की गई थी, लेकिन इसका समाधान नहीं किया गया। क्या समाधान नहीं किया गया, ये भी याद रखिएगा। देखिए, एक तो कॉलेजियम की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि इसमें अपारदर्शिता को लेकर बात की जाती है, भाई भतीजावाद की गुंजाइश की बात होती है, कार्यपालिका की बहिष्करण की बात होती है, नियुक्ति की कोई पूर्व निर्धारित प्रक्रिया नहीं है इसमें, यह भी कहा जाता है। इस तरह से इसका विरोध किया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे? अब देखिए बात आती है भारत में कॉलेजियम प्रणाली के प्रमुख लाभ क्या हैं। इन लाभों को देख लीजिए। न्यायिक स्वतंत्रता, कॉलेजियम प्रणाली न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को कार्यपालिका अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना या फिर विधायी हस्तक्षेप से मुक्त रखकर न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। यह स्वायत्तता न्यायपालिका की एक प्रति
कि एक पिति बहुसंख्यकवादी संस्था के रूप में कार्य करने की क्षमता की रक्षा करती है तथा संवैधानिक मूल्यों एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। इसके अलावा सरकार अधिकांश मामलों में वादी है और इसके लिए न्याय प्रणाली प्रदान करने में सरकार की भूमिका से न्याय से समझौता हो सकता है। हाल के निर्णय जैसे कि चुनावी बंद पत्रों पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला एक ऐसी न्यायपालिका के महत्व को रेखांकित करता है जो राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। चौथी न्यायाधीश मामले 2015 के अनुसार कॉलेजियम की प्रधानता न्यायपाल की स्वायत्ता को बनाए रखने के लिए अभिन्न है, जो संविधान की आधारभूत संरचना की एक प्रमुख विशेषता है। और आप सोचिए, अगर न्यायपालिका पर से लोगों का भरोसा उठ जाए, चुनाव आयोग पर से लोगों का भरोसा उठ जाए, तो लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अभी हर किसी को आप देखते हैं कि किस पर, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रहता है, आपकी अदालतों पर भरोसा रहता है। वो कहता है ना कि हमें अपनी सर्वोच्च अदालत पर भरोसा है, अदालत पर भरोसा है, जो भी फैसला करेगा अच्छा करेगा, मेरे साथ न्याय होगा। विशेषज्ञता संचालित चयन कॉलेजियम प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि राजनेताओं या लोक सेवकों के बजाय न्यायाधीश की नियुक्तियों का चयन करें, और जिससे योग्यता और न्यायिक क्षमता को बढ़ावा मिलता है। यह सहकर्मी संचालन चयन प्रक्रिया न्याय कौशल निष्ठा वाले उम्मीदवारों का भी निर्धारण करने के लिए वरिष्ठ न्यायाधीशों के अनुभव का लाभ उठाती है। उदाहरण के लिए संविधानिक या फिर वाणिज्यिक विधि के विशेषज्ञों को शामिल करने से न्यायपालिका की जटिल संविधानिक चुनौतियों से निपटने की क्षमता सुदृढ़ होती है। और इसके अतिरिक्त क्रिप्टो करेंसी विनियमन पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में गहन विधिक विशेषज्ञता की आवश्यकता थी, जो इस प्रणाली के लाभ को उजागर करती है। जनरंजकवाद से बचाव कॉलेजियम प्रणाली जनरंजकवाद लोकप्रियतावाद के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि न्यायिक नियुक्तियां क्षणिक सार्वजनिक दबाव से प्रभावित न हो। उदाहरण के लिए पर्यावरण संरक्षण, जैसे दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगाना, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम रखने, जैसे गोपनीयता पर पोता स्वामी मामला पर सर्वोच्च न्यायालय का सक्रिय रुख इस निष्पक्षता को प्रदर्शित करता है। ये मामले संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करते हैं। और लचीलापन और जवाबदेही कॉलेजियम प्रणाली अपने अनौपचारिक संरचना के साथ उभरती न्यायिक आवश्यकताओं और चुनौतियों के अनुकूल होने के लिए लचीलापन प्रदान करती है। उच्च न्यायालय के उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेने तथा वंशवाद से बचने के हाल के निर्णय आलोचनाओं का समाधान करने तथा प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ाने के लक्ष्य को दर्शाते हैं। इस गतिशील दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण परीक्षण न्यायालय अनुभव वाले न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, और जिससे न्यायिक विविधता में लंबे समय से चली आ रही कमी दूर हुई है। यह अनुकूलनशीलता यह सुनिश्चित करती है कि न्यायपालिका सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विकसित हो। ये भारत में कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं? पारदर्शिता का अभाव कॉलेजियम प्रणाली की इसकी अपारदर्शी कार्यप्रणाली के लिए आलोचना की जाती है, और जिसमें न्यायिक नियुक्तियों पर निर्णय प्रायः गोपनीय रहते हैं, और इसमें जवाबदेही का अभाव होता है। चयन के लिए सार्वजनिक रूप से सुलभ मानदंडों का अभाव जनता के विश्वास को कमजोर करता है तथा पक्षपात को लेकर प्रश्न उठाता है। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने स्वीकार किया कि वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता का अभाव है। उदाहरण के लिए न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा के विवादास्पद स्थानांतरण ने ऐसे निर्णयों के पीछे की औचित्य पर चिंताएं उत्पन्न कर दी। वैश्विक स्तर पर भारत की न्यायपालिका विधि के शासन सूचकांक वर्ष 2023 में 79वें स्थान पर है, जो इसकी सापेक्ष स्वतंत्रता को दर्शाता है। प्रस्ताव में को ऑनलाइन प्रकाशित करने जैसे प्रयासों के बावजूद खुलासे में असंगति बनी हुई है। वंशवाद और पक्षपात अंकल जज सिंड्रोम आलोचकों का तर्क है कि कॉलेजियम प्रणाली वंशवाद को बढ़ावा देती है, और जिसमें कई न्यायाधीशों में मौजूदा या फिर पूर्व न्यायाधीशों के रिश्तेदार होते हैं, और जिसके कारण न्यायपालिका अभिजात और गैर प्रतिनिधित्व वाली प्रतीत होती है। न्यायिक रिश्तेदारी वाले उम्मीदवारों को बाहर करने के हाल के कदमों का स्वागत किया गया, लेकिन इनका क्रियान्वयन असंगत रूप से किया जा रहा है। 2015 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च न्यायालयों के लगभग 50% न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 33% न्यायाधीश न्यायपालिका के उच्च पदों पर आसीन लोगों के परिवार के सदस्य थे, और जिससे पहली पीढ़ी के वकीलों के लिए बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। नियुक्तियों में कार्यपालिका द्वारा विलंब तो कॉलेजियम की सर्वोच्चता के बावजूद कार्यपालिका प्रायः इसकी अनुशंसाओं को मंजूरी देने में विलंब करती है, और जिससे प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है और न्यायिक नियुक्तियां उत्पन्न होती हैं। ये आप देख रहे हैं। और देश भर में आप देखेंगे क्या, ये देश भर में के उच्च न्यायालयों में 60 लाख से अधिक मामले लंबित हैं, तथा लंबे समय से सरकार की निष्क्रियता के कारण 30% सीटें रिक्त हैं। उदाहरण के लिए झारखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति विधिवत रंजन सारंगी की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की अनुशंसा को मंजूरी देने में सरकार द्वारा 6 महीने के विलंब के परिणाम स्वरूप न्यायाधीश को केवल 15 दिनों का कार्यकाल मिला।
विविधता का अभाव। तो आप देखेंगे इसमें क्या देखेंगे आप लोग, हाल के सुधारों के बावजूद कॉलेजियम प्रणाली महिलाओं सीमांत समुदाय और क्षेत्रीय पहचान के प्रतिनिधित्व के मुद्दों को हल करने में लापरवाह रही है। जनवरी 2024 तक उच्च न्यायालय में केवल 13.4% और सर्वोच्च न्यायालय में 9.3% महिलाएं न्यायाधीश हैं। और आप देखते हैं कि इसी प्रकार उच्च न्यायालय के 25% से भी कम न्यायाधीश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं। न्यायिक लंबित मामले और आकुशलता, समय पर और सुसंगत नियुक्ति प्रक्रिया का अभाव लंबित मामलों की संख्या को बढ़ाता है और जिससे न्यायपालिका में जनता का विश्वास कम होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 80,000 लंबित मामले न्याय तक पहुंच में बाधा डाल रहे हैं। न्यायिक आकुशलता के कारण भारत को प्रतिवर्ष सकल घरेलू उत्पाद के 1.5% का नुकसान होता है और जिससे महत्वपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक सुधारों में विलंब होता है। यद्यपि कॉलेजियम का मानदंड योग्यता आधारित नियुक्तियां हैं और इसके संचालन में आकुशलताएं इसके इच्छित लक्ष्यों के प्रति हैं। और देखिए, भारत में न्यायिक नियुक्तियों में सुधार के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, ये भी जान लीजिए, क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो आप देखिए, कॉलेजियम प्रक्रियाओं का सहिताकरण, पारदर्शिता, स्थिरता और जवाबदेही लाने के लिए कॉलेजियम प्रणाली को एक औपचारिक संस्थागत कार्य ढांचे में संहिताबद्ध करना आवश्यक है। एक विस्तृत न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में उम्मीदवार के चयन, निर्णय लेने की समय सीमा और पात्रता के मानदंडों पर स्पष्ट दिशा निर्देश शामिल हो सकते हैं और इससे यह सुनिश्चित होगा कि साक्षात्कार और वंशवाद को हतोत्साहित करने के कदम जैसी हालिया प्रथाओं को संस्थागत रूप दिया जा सकता है। और न्यायमूर्ति JS खेयर ने प्रस्ताव दिया कि न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान अनुभवी अधिवक्ताओं, न्यायविदों और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों सहित विशिष्ट व्यक्तियों की एक सलाहकार समिति के परामर्श किया जाना चाहिए। इसमें कॉलेजियम उनकी राय पर बिना किसी बाध्यता के विचार करे। और ये आप देखेंगे, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए न्यायपालिका सरकार, बार और शिक्षाविदों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक सांविधिक खोज समिति को उम्मीदवारों के चयन में कॉलेजियम की सहायता करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के लिए अलग अलग समितियों की स्थापना की जानी चाहिए जिनका नेतृत्व आदर्श रूप से एक सम्मानित सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाना चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति में सुधार, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाने की आवश्यकता है ताकि नागरिकों को चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति संदिग्ध निष्ठा वाले न्यायाधीशों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जैसे तरीकों से हटाया जाना चाहिए। अंकल जज सिंड्रोम के मुद्दे को उन न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति न करके हल किया जा सकता है जहां उनके रिश्तेदार प्रैक्टिस करते हो। लंबित मामलों के निपटारे के लिए तदर्थ या अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी चाहिए। और पक्षपात को रोकने की दिशा में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए एक समान सेवानिवृत्ति लागू की जानी चाहिए और मुख्य न्यायाधीश के लिए न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित किया जाना चाहिए। और दक्षता के लिए न्यायालय प्रबंधन प्रथाओं में सुधार किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से प्रत्येक उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक सचिवालय स्थापित करने को भी कहा और जिसमें उसके कार्यों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का विवरण किया जा सके। बात आती है नियुक्तियों के लिए परिवर्तनीय समय सीमा। कॉलेजियम की अनुशंसाओं पर कार्रवाई करने के लिए कार्यपालिका के लिए सख्त परिवर्तनीय समय सीमा लागू करने से न्यायिक नियुक्तियों में होने वाले दीर्घकालिक विलंब की समस्या का समाधान हो सकेगा। सरकार के द्वारा अनुशंसाओं को स्वीकृत करने या वापस करने के लिए एक वैधानिक समय सीमा निर्धारित करने से रिक्तियों में कमी आ सकती है। नियुक्तियों में विविधता बढ़ाना, न्यायिक नियुक्तियों के भीतर एक सकारात्मक कार्रवाई ढांचा महिलाओं और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य सीमांत महिलाओं समुदायों का बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकता है। उदाहरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि उच्चतम न्यायालय में कम से कम 25% न्यायाधीश महिलाएं हो जो सामाजिक जनसांख्यिकी को प्रतिबिंबित करते हैं। इस दृष्टिकोण से विविध आबादी की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील न्यायपालिका बनाने में मदद मिल सकती है जिससे न्याय प्रदान करने में जनता का विश्वास बढ़ेगा। क्या होगा? विश्वास बढ़ेगा। कॉलेजियम निर्णयों में आप देखेंगे कि अधिक पारदर्शिता, उम्मीदवारों के चयन और या फिर अस्वीकृति के कारणों सहित कॉलेजियम चर्चाओं और निर्णयों के व्यापक रिकॉर्ड प्रकाशित करने से पारदर्शिता में सुधार हो सकता है। इस तरह के खुलासे से पक्षपात, वंशवाद के आरोपों का मुकाबला करने के साथ साथ जनता का विश्वास भी बढ़ेगा। ब्रिटेन जैसे देश न्यायिक रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं जो पारदर्शिता के लिए मानक का काम करती है। भारत में भी इस प्रकार की प्रथाएं कॉलेजियम प्रणाली को अधिक जवाबदेह बना सकती हैं। प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन, उम्मीदवारों के लिए प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन के अंगीकरण से योग्यता आधारित नियुक्तियां सुनिश्चित हो सकती हैं तथा क्षमता, ईमानदारी एवं न्यायिक स्वभाव को प्राथमिकता दी जा सकती है।
इन मूल्यांकनों में दिए गए निर्णयों की संख्या, नवीन कानूनी व्याख्याएं तथा उनके निर्णयों में जनता का विश्वास जैसे मानदंडों पर विचार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सुदृढ़ ट्रैक रिकॉर्ड वाले ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए वरीयता दी जा सकती है। दक्षता के लिए आप देखते हैं कि प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, तो आप देखेंगे कि योग्य उम्मीदवारों, प्रदर्शन मैट्रिक्स और न्यायिक रिक्तियों पर डेटा प्रबंधित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने से निर्णय लेने की दक्षता में वृद्धि हो सकती है। एआई उपकरण यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन सुनिश्चित कर सकते हैं। योग्यता विविधता मैट्रिक्स के संयोजन के आधार पर सर्वोत्तम उम्मीदवारों का अभी निर्धारण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के SUPACE EI टूल जैसी पायलट परियोजनाएं न्यायपालिका की प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने के उद्देश्य को दर्शाती है। ऐसी पहलों को न्यायिक नियुक्तियों तक विस्तारित करने से मानवीय पूर्वाग्रह और विलंब को कम किया जा सकता है। चलिए, तो इतनी जानकारी जरूर रखिएगा। अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप लोग उसका जवाब जरूर दे पाएंगे। कोई मेरे लिए सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।